इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे मेनली गेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मलिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो किस बारे में है? वीडियो है अबाउट प्रूफ ऑफ डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन सुपर हीटेड रीजन। डाइवर्जिंग नेचर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन इन सुपर हीटेड रीजन। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ये वीडियो ना देखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग ये वीडियो ना देखें जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में आते हैं फॉर्मूले, और आपको करने हैं क्वेश्चन। आपको वहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी का मन नहीं मानता, कोई बुद्धिमानी व्यक्ति ऐसा है जो ये बोल रहा है कि नहीं, मेरे को तो प्रूव करके दिखाओ कि ये डाइवर्जिंग नेचर की ही होगी, ये सीधी, ये पैरेलल नहीं होंगी, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है स्पेशली। तो एक बार समझते हैं कि क्या डाइवर्जिंग नेचर है। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लिंक आपको ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा पिछली वीडियो का। मैंने आपको सबको बताया है पिछली वीडियो में कि जब हमारा यू कैन से यहाँ पे सुपर हीटिंग रीजन में चला जाएगा, ये है वेट रीजन, ये है सुपर हीटिंग रीजन। जब हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन सुपर हीटिंग रीजन में चली जाएगी, तो सुपर हीटिंग रीजन में जाने के बाद जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो जो ये लाइन है, हमें लगता है, देखो ये लाइनें यहाँ पे पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ पे पैरेलल हैं। हमें क्या लगता है, यहाँ पे भी सुपर हीटिंग रीजन में भी ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैरेलल होने की बजाय ये डाइवर्जिंग नेचर की होती है। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर की होती है। क्यों? उसका रीज़न अभी जानते हैं, प्रूव करेंगे हम कि भाई हाउ दीज आर ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। तो एक सिंपल सी चीज़ है, हम ये देख लेते हैं कि अगर डाइवर्जिंग नेचर है, मतलब ये वैल्यू एवरी टाइम जो वर्क इनपुट की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, है ना जी। अगर ये प्रूव हो गया तो मतलब हमारा सीधा सीधा क्या है कि ये डाइवर्जिंग नेचर है, तभी तो वो बार बार वर्क बढ़ रहा है। वरना अगर पैरेलल होती तो ये सारे वर्क बराबर होते। तो डायरेक्ट हम वर्क इनपुट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, और वर्क इनपुट का फॉर्मूला निकालते ही हमारा प्रूव हो जाएगा क्या, कि ये कर्व डाइवर्जिंग नेचर की है। तो जी आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारी यू कैन से हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होती हैं। दो तीन चीज़ें। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो मैं पॉलीट्रोपिक ले लेता हूँ, दोनों में सेम रहता है। पॉलीट्रोपिक और एडियाबैटिक में फ़र्क क्या हो जाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे एन की बजाय गामा हो जाता है। ठीक है जी, एन की बजाय गामा हो जाता है। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में करेंगे, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबको पता होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एन की बजाय गामा हो जाता है, वहाँ पे 1.4 वैल्यू लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, PV⁴n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसकी वजह से आप इसको डायरेक्ट प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैं अभी प्रूव करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। जिसको प्रूफ चाहिए वो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर देखे। मैं ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला कैसे आया। तो इसमें एक चीज़ तो हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो क्या है, T2/T1। यहाँ पे हमारा इसका मतलब क्या है, P1 V1⁴n विल बी इक्वल टू P2 V2⁴n, है ना जी। और यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, T2/T1 विल बी इक्वल टू P2/P1⁴n -1/n। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, आपको बहुत बार काम आएगी गेट में। थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, यहाँ पे तो यूज़ हो ही रहा है। T2/T1 इक्वल टू P2/P1⁴n -1/n। और सेकेंड चीज़ जो हमारी यूज़ होने वाली है वो क्या है, वर्क इनपुट। ओपन सिस्टम के केस में जो होता है, ओपन सिस्टम में वर्क इनपुट जो होता है हमारा, ओपन सिस्टम के केस में वर्क इनपुट होता है n टाइम्स वर्क इन क्लोज सिस्टम।
ओपन सिस्टम के केस में अगर हम बात करें एंड जो वर्क इनपुट जो होता है इट इज़ इक्वल टू n टाइम्स वर्क इन क्लोज सिस्टम। और एक लास्ट चीज़, एक और चीज़ भी देख लेते हैं, जो हमारा इस प्रोसेस में कैसी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक। कैसी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है। आइसेंट्रोपिक को रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं। अगर बाय द वे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी होती तो भी हमारा वर्क इनपुट का फॉर्मूला क्लोज सिस्टम के केस में क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, वो होता है हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 रेज टू पावर P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1। तो जी ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ये प्रूफ देखने से पहले। जिसको ये 3 फॉर्मूले पता हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर आने का वेट करे। थर्मोडायनेमिक्स के जब लेक्चर आएंगे तो ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। आप लोगों को वहाँ पे ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मैंने ऐसे कैसे लिखी, ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, है ना जी। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं हमारे इस प्रूफ की। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं हमारा ये प्रूफ। तो जी शुरू करते हैं। हमें क्या पता है, ये क्या है, ये है एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। कहाँ पे हो रही है, कंप्रेसर के अंदर। एंड वी नो दैट कंप्रेसर इज ए ओपन सिस्टम। अगर हम इंडिविजुअली लेंगे कंप्रेसर को, अगर पूरी साइकिल लेंगे, पूरी साइकिल को मान ले एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, तो कंप्लीट ओवरऑल इट विल बी ए क्लोज सिस्टम। बट हम इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी इनपुट कहीं से आ रही है, फिर आउटपुट भी निकल रही है, ठीक है। यू कैन से रेफ्रिजरेंट एंटर भी कर रहा है, रेफ्रिजरेंट एग्जिट भी कर रहा है। इस केस में कंडेंसर के केस में भी रेफ्रिजरेंट एंटर भी कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है। इसके केस में भी रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। इसके इवेपोरेटर के केस में भी रेफ्रिजरेंट एंटर कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि सारे इंडिविजुअली अगर हम बात करें, इंडिविजुअली सारे ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम का ही वर्क का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वर्क ओपन सिस्टम के केस में अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया आपको, वर्क इनपुट इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स वर्क इन क्लोज सिस्टम, n टाइम्स वर्क इन क्लोज सिस्टम, है ना जी। तो और अभी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है कि वर्क इनपुट, अब देखो प्रोसेस क्या है, 1 से 2 के बीच में है। मैं ये बस 1 से 2 लेके मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये देखो मैंने ये लिया है 1 to 2 डैश, 1 डैश टू 2 डैश, 1 डबल डैश टू 2 डबल डैश, ये कितने भी ले सकते हो आप। बस मेरा ये अलग अलग प्रोसेस लेने का मतलब क्या है कि बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डाइवर्जिंग नेचर है, तो ये वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। मैं ले रहा हूँ प्रोसेस 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है, n इंटू, ये देखो वर्क इन क्लोज सिस्टम मैंने बताया अभी, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n-1। n जो है अगर हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो n की वैल्यू 1.4 हो जाएगी। किस केस में, जब हमारा रेफ्रिजरेंट डायटोमिक है, ठीक है जी। मोनोटोमिक के केस में अलग रहती है, डायटोमिक के केस में अलग, और ट्राइटोमिक के केस में अलग। मैं वैल्यू लिख भी सकता हूँ लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, तो आगे बात करते हैं। वर्क इनपुट जो हमारा है वो हो गया n इक्वल, वर्क इनपुट विल बी इक्वल टू n इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी लिखवा दिया था, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या पता है, अभी हम कहाँ आ गए हैं, सुपर हीटेड रीजन में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं, सुपर हीटेड रीजन में। तो सुपर हीटेड रीजन में हमें क्या पता है, PV इक्वल टू MRT हम लगा सकते हैं, क्योंकि सुपर हीटेड वेपर कैन बी ट्रीटेड एज गैस, कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस। अगर कोई बोले, मैंने आपको लिखवाया था कि नेवर अप्लाई PV इक्वल टू MRT इन दिस रीजन। वेट रीजन में हम PV इक्वल टू MRT नहीं लगा सकते, लेकिन सुपर हीटेड रीजन में तो लगा सकते हैं, क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन में सुपर हीटेड वेपर होगा, और सुपर हीटेड वेपर कैन बी ट्रीटेड एज आइडियल गैस, और आइडियल गैस के लिए हमारा PV इक्वल टू MRT एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, P1V1 विल बी इक्वल टू MRT1, ऑल्सो P2V2 विल बी इक्वल टू MRT2। ये आई थिंक क्लियर होगा सबको, इसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जिसको क्लियर है ठीक है। उसके बाद M और R हमारे कांस्टेंट हैं। मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि ये ओवरऑल एक क्लोज सिस्टम है, कहीं से भी कहीं तक मास हमारा बाहर नहीं निकल रहा, तो हमारा मास एक कांस्टेंट है, ठीक है। लीकेज की वजह से निकल सकता है बट हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ क्या है, R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हमें क्या पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय M होता है ना। और एक पर्टिकुलर गैस के लिए ये वैल्यू भी फिक्स रहेगी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता ही है 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। और M जो है हमें पता ही है कि भाई हर एक पर्टिकुलर गैस का, हर एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट का हमारा M की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में अगर हम बात करें, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा P1V1 इक्वल टू MRT1, P2V2 इक्वल टू MRT2, ठीक है जी। ये वैल्यू आपको आ गई। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे हम इन इक्वेशन नंबर, इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इन इक्वेशन नंबर 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं ये वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये रब कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वर्क इनपुट इट विल बी इक्वल टू N इंटू MRT1 माइनस MRT2 डिवाइडेड बाय N माइनस 1। और बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों को दिख ही रहा होगा MR यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इक्वल टू MNR इंटू T1 माइनस T2। यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। N माइनस 1 को भी मैं बाहर की तरफ लिख रहा हूँ। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको रहेगी भाई, उसका मेरे पास सॉल्यूशन है नहीं। तो ये हमारा यहाँ तक फॉर्मूला आ गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं T1 को कॉमन ले लूँ, T1 को कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, क्या ये मेरा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं N/N-1 तो अलग से लिख रहा हूँ, MRT1, ये मैंने T1 कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T1। और T2 बाई T1 जो है मैंने अभी आपको बताया था, T2 बाई T1 क्या होता है, T2 बाई T1 क्या होता है हमारा P2 बाई P1 रेज़ टू पावर N-1/N, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको, वर्क इनपुट की इक्वेशन नंबर, वर्क इनपुट 1 to 2, इक्वेशन नंबर है हमारी ये 2 मान लेते हैं। मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ। अब पता नहीं यार, बचपन से सुनते आए थे कि भाई रब कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, अब यही नहीं समझ में आया हमें तो कभी कि ये रब बोलते थे कि रफ बोलते थे। भाई इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वर्क इनपुट की बात अगर आई, वर्क इनपुट हमारा यहाँ पे मैंने अभी बताया ही था आपको कि T2 बाई T1 हमारा क्या होता है इस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए या पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। T2 बाई T1 की वैल्यू होती है P2 बाई P1 रेज़ टू पावर N-1/N। ये मैं बता चुका हूँ अभी, ठीक है, N-1/N। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो हमारी वर्क इनपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वर्क इनपुट फ्रॉम 1 to 2 इट विल बी इक्वल टू N/N-1 MRT1 इंटू 1 माइनस P हायर
you can say sorry P2 by P1 raised to power n minus 1 by n। ये आ गई, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। और लो जी प्रूव हो गया। कैसे? अभी आप बोलोगे अरे अभी बताता हूँ, पहले एक बार थोड़ा सब्र रखो। ये देखो, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इस वैल्यू को मैं, इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे कैसे लिखा। जिसको नहीं समझ में आया वीडियो 2 बार देखो, ठीक है, तो शायद समझ में आए। नहीं आए तो 3 बार देखो, और फिर ना आए तो भाई तुम गधे हो, तुम्हारे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। अब बात आ गई वर्क इनपुट की। वर्क इनपुट 1 से 2 n अपॉन n माइनस 1 MRT1, यहाँ पे आ गया m 1 माइनस P2 बाई P1 रेज टू पावर n माइनस 1 बाई n। अगर आपको मैं बताऊँ, P2 जो है हमारा हायर प्रेशर है। कौन सा है? कंडेंसर प्रेशर। तो प्रोसेस 1 या यू कैन से इस पूरी प्रोसेस में 2 डैश से लेके 3 तक भी अगर हम लेंगे तो हर जगह प्रेशर कांस्टेंट है। P2 इज इक्वल टू P2 डैश इक्वल टू P2 डबल डैश इक्वल टू सो ऑन, और साथ में इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू P3, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर प्रेशर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसर प्रेशर बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली ये हमारा इवेपोरेटर प्रेशर है। P4 इक्वल टू P1 इक्वल टू P1 डैश इक्वल टू P2 डैश इक्वल टू इवेपोरेटर प्रेशर इक्वल टू सो ऑन। तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी, है ना जी। ये बात अगर सबको समझ में आ रही है तो मतलब हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएंगे, सुपर हीटेड रीजन में कितना भी आगे चले जाएं, प्रेशर कांस्टेंट वाली प्रोसेस है ये। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है ना जी। ये बात आपको समझ में आ ही रही होगी। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। P2 की जगह लिख देंगे PC और P1 की जगह लिख देंगे PE। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमारा जो वर्क इनपुट का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? n अपॉन n माइनस 1 MRT1, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस PC बाय PE, कंडेंसर प्रेशर डिवाइडेड बाय इवेपोरेटर प्रेशर रेज टू पावर n माइनस 1 बाई n। ठीक है, इसको मैं बाकी सारे को अगर हटा देता हूँ, आपका वैसे प्रूव हो चुका है। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर किसी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम n को कांस्टेंट ले रहे हैं तो n हमारा कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू सारी कांस्टेंट हो गई। ठीक है जी, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई। m ऑलरेडी कांस्टेंट था, r ऑलरेडी कांस्टेंट था, तो ये दोनों भी कांस्टेंट हो गई। PC और PE की अभी बात करी, ये भी कांस्टेंट हैं। n माइनस 1 बाई n ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू क्या हो गई? ये भी कांस्टेंट हो गई। हमारा वेरिएबल क्या बचा? वो हमारा केवल T1, ओनली दिस इज़ वेरिंग, ओनली T1 इज़ वेरिंग। तो मैं अगर बात करूं, इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट प्रूव हो गया होगा कि वर्क इनपुट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि T1 ले लो अगर प्रोसेस हमारी ये है, ठीक है ना, प्रोसेस ये है। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेस 1 to 2, इन प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 में अगर हम बात कर रहे हैं, T1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है जी, तो आप एक बात समझो कि अगर वर्क इनपुट हमारा T1 के प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, केवल T1 वेरी कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि अगर T1 बढ़ेगा तो वर्क इनपुट बढ़ेगा, T1 बढ़ेगा तो वर्क इनपुट बढ़ेगा। और आप सिंपल सी बात ये बताओ, इस प्रोसेस में, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में, फिर उससे नेक्स्ट प्रोसेस में T1 तो बढ़ रहा है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है, डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा कि कॉन्टीन्यूसली T1 हमारा राइज हो रहा है। तो जिसका जहाँ पे अगर हमारा T1 राइज हो रहा है, T1 अगर कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है तो हमारा वर्क इनपुट मतलब कॉन्टीन्यूसली बढ़ता जा रहा है।
और अगर वर्क इनपुट बढ़ता जा रहा है मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये थोड़ी बड़ी हो गई, ये उससे बड़ी होगी और ऐसे बढ़ती चली जाएगी, और वर्क इनपुट बढ़ता चला जाएगा मतलब इट इज़ ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। तो हैंस वी कैन से दैट दिस P equal to constant line will be of diverging nature in superheated region. In superheated region. Hence proved. ठप्पा मार दो भाई, ठीक है। तो आपने प्रूव कर दिया है कि हमारी सुपर हीटेड रीजन में ये हमारा वर्क इनपुट बढ़ेगा, और वर्क इनपुट बढ़ेगा तो ये कर्व जो हमारी रहेगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन वाली विद इंक्रीज इन प्रेशर, ये हमारी क्या होगी, डाइवर्जिंग नेचर की होगी। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ ख़त्म होता है। सबको मेरे हिसाब से जिनको की आत्मा को शांति अब तक नहीं मिल रही थी उनको अब तक मिल गई होगी। तो ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं जी, ठीक है जी।